Hi, this is DKR इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था कि 5 दिन में 5 यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कवर किए जाएंगे। सुनने में एक सपने जैसा नहीं लगा कि 5 दिन में 5 यूनिट, वो भी 1-1 घंटे करके। ये तभी संभव है जब केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट से 18 नंबर के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने हैं, जिसमें सबसे पहला है टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इसके 2 टेक्निक होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, जब हम किसी सॉल्यूशन के क्वालिटी चेक करते हैं उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब उस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की क्वांटिटी चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आपके सिलेबस में है, 2 नंबर में पूछता है व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरी चीज़ है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन। क्लास में मैं रोज बताता था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन। अक्सर करके देखा जाता है कि वेरिएट करके या तो इधर पूछेगा या ये पूछेगा। 7 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन। इसमें 4 मेजर होते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट इन लीटर, इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन केजी। मोलैरिटी में लीटर में हम कंसीडर करते हैं और मोलालिटी में केजी में कंसीडर करते हैं, तो ये आपका होता है मोलैरिटी। अभी फॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मल सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। लास्ट होता है, एक होता है परसेंटेज वाला, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी चेक करते हैं। दूसरा होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हालांकि हमने आपके नोट्स में लिखवाया है, वो दोनों चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताया था कि प्राइमरी सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी सॉल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो 100% प्योर, क्या बोला, जो सॉल्यूशन 100% प्योर हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो बात आ गई कि भाई सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका स्टैंडर्ड हम प्राइमरी के द्वारा चेक करते हैं। ठीक है, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इसकी प्योरिटी चेक करते हैं और स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आई। अब बात यह है, ये भी आपका 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन समझ गए। इसकी डिफिनेशन आपको अपने नोट्स से देख लीजिए, आपने नोट्स बनाया ही होगा, क्लोज हमने बनवाया है, आपके पास नोट्स होंगे, उसमें से आप देख करके कंसीडर कीजिएगा। और इन दोनों का डिफिनीशन याद रखिए, डिफिनीशन सबका, मोलालिटी का भी, नॉर्मेलिटी का भी, मोलालिटी का, फॉर्मेलिटी का और पीपीएम का, सबकी डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। डिफिनीशन के साथ साथ मैं रोज ये कहता था आपको क्लास में कि भाई साहब फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप रट के जाइएगा। अगर ये पूछता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो आपको ये सभी फार्मूले विद डिफिनीशन याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डिफिनीशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो।
ठीक है। इसी वजह से आपको फार्मूले याद होने चाहिए और फार्मूला जरूर लिखिएगा एग्जाम में। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका इरर। अब इरर मैं बोला आपको 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से केवल और केवल 12 नंबर अगर आना होगा तो केवल इस एक टॉपिक से आएगा, इरर से। 12 से, या मैं कहूँ प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, 15 नंबर का भी आ सकता है। क्यों? केवल पूछता है राइट डिटेल नोट ऑन इरर, ये आपसे पूछता है 10 नंबर में। डिटेल नोट का मतलब समझते हैं? इरर क्या होते हैं, इरर के टाइप्स क्या होते हैं, इरर के सोर्स क्या होते हैं, और तो और हम इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इरर क्या होता है क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, 2 नंबर में भी ये डिफिनेशन में आता है व्हाट इज इरर। और मोस्ट ऑफ दी कॉलेजों में मैंने जहाँ तक सुना है इरर नहीं पढ़ाया जाता। और आप देख रहे हो कि 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से केवल और केवल 12 या 15 नंबर का क्वेश्चन इरर से आता है। तो इरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड इरर। जैसे देखिए, ये पहले से ही सिद्ध है कि इस मार्कर की लंबाई मान लेते हैं कि 8 इंच है, ठीक, ये ट्रू वैल्यू है। अब आपने क्या किया, स्केल लाया और स्केल से इसकी लंबाई चेक, तो प्लस माइनस 0.2 अधिक आ गया या कम आ गया, ठीक है। मान लीजिए स्केल से हमने चेक किया, ये आ रहा है 7.8 इंच। अभी हमने क्या बोला था कि इसकी लंबाई मान लीजिए कि 8 इंच है और ये आया 7.8 इंच, मतलब फुल्ली नहीं आया। तो इसका मतलब इरर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी थी? 8 और मेजर्ड वैल्यू कितनी आई? 7.8। तो इरर कितना हो जाएगा आपका? 0.2। अब इससे ही हम क्या बोलते हैं? इरर। इरर के टाइप्स क्या होते हैं? इरर के टाइप्स देखिए, इरर को 2 भागों में डिफाइन किया गया है। एक होता है रैंडम इरर, एक होता है सिस्टमेटिक इरर। तो रैंडम इरर वो इरर होता है जो एनालिस्ट के हाथ में नहीं होता है, वो बदल सकता है, कभी भी आ सकता है। उसे एनालिस्ट जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट वो रोक नहीं सकता है। सपोज है कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट सनलाइट में करना है, ठीक, आप एक्सपेरिमेंट लेके रेडी हुए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी दौरान बादल आ गए, सनलाइट गायब, क्या एक्सपेरिमेंट हो पाएगा? अगर होगा भी तो उसमें इरर आएगा कि नहीं आएगा? उसे हम बोलते हैं रैंडम इरर। या फिर मान लेते हैं कि आपको रूम टेम्परेचर पे करना है एक्सपेरिमेंट, जनरली रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब अचानक से बारिश आ गई और ठंडी हवाएं चलने लगी, तो फिर क्या होगा? रूम टेम्परेचर भी तो डाउन हो जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंट आपको रूम टेम्परेचर पे करने थे वो उसके डाउन होने के बाद करने पड़ रहे हैं, तो उसमें भी इरर आ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो इरर आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं रैंडम इरर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक इरर। अगेन ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, केवल आपको क्विक रिवीजन के लिए कोर्स चलाया जा रहा है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे चलाया जा रहा है। तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, और मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिए और अपनी कॉपी में से ये चीज़ें पढ़ते जाइएगा। अब आते हैं सिस्टमेटिक इरर। सिस्टमेटिक इरर क्या होता है कि वे सभी इरर जो एनालिस्ट के कंट्रोल में होते हैं, उसे चाहे तो वो चेंज कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इरर। अब वो होते कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि आप जाइए और 100 ml सैंपल लेके आइए, तो आप सैंपल लेने गए, ठीक है, तो सैंपल लेने गए तो आपके पास चीज़ें हैं, मेजरिंग सिलेंडर है 2, एक है 100 ml का और एक है 10 ml का, ठीक है। तो आप क्या किए हैं कि 10 ml से आपने जो सॉल्यूशन लेना था 10 ml से 10 टाइम्स नाप करके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर 0.1
कम अगर माप रहा है, कैलिब्रेटेड नहीं है, तो आप 10 बार लेते हैं, जिसकी संभावना है हालांकि कम ही होती है, तो 0.1 इंटू 10 टोटल आएगा कितना 1। आपको लाने के लिए मैंने बोला था 100 ml, आप 10 टाइम्स नापे हैं तो कितना आएगा 1 कम, अर्थात 99 ml। ओके, अब देखिए ये इधर आया ना, आपके सामने दो फिगर है, एक 10 ml का भी था, एक 100 ml का भी था। तो अगर आप चाहते हो तो सीधे 100 ml वाले से लेते हैं, अगर उसमें इधर आने की भी संभावना होती तो 0.1 आता, तो 100 माइनस 0.1 हम इसे बोलते 99.9 ml। ये इधर कम है कि ये इधर कम है, ये मैक्सिमम है ना, तो इसमें इधर ज़्यादा आ सकते हैं। तो वो एनालिस्ट ने रॉन्ग मेथड को सेलेक्ट किया, इसके वजह से ये इधर आ गया, तो ये एनालिस्ट के हाथ में था, इसलिए वे सभी इधर जो एनालिस्ट के कंट्रोल में होते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब बात आ गई कि सिस्टमैटिक एरर होते कौन कौन से हैं, तो देखिए उसके टाइप्स तो बहुत होते हैं, मेनली आपको है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सिस्टमैटिक एरर में उसमें आते हैं पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, मेथड एरर और एडिटिव एरर। अब पर्सनल एरर में क्या क्या आएंगे, आपने जैसे कोई ग्लासवेयर आपरेटस उठाया और उससे मेजर करने लगे, आप ये नहीं चेक कर रहे हैं कि वो लीक कर रहा है कि नहीं, वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं, तो ये आपके पर्सनल एरर में आ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आप इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट के कारण, इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं उसमें डिफेक्ट के कारण जो एरर आएगा वो क्या आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब रिएजेंट एरर क्या होते हैं, तो रिएजेंट एरर वे एरर होते हैं जब आप रिएजेंट प्रिपेयर कर रहे हो उसके ड्यूरेशन में जो एरर आ जाए उसे हम बोलते हैं रिएजेंट एरर। फिर आता है मेथड एरर। मेथड तो हमने बताया है कि आपको अगर 100 ml से हमने कहा 100 ml लेने के लिए कहा और आप क्या किए 10 ml वाले से 10 टाइम्स माप लेके आए, यानी कि आपने क्या किया रॉन्ग मेथड सेलेक्ट किया, आपके पास ऑप्शन थे आप 100 ml वाले से ले लेते हैं, ये हो जाएगा मेथड एरर। एडिटिव एरर, आप बार बार वही गलती का दोहरा रहे हो, आप फिर दोबारा गए फिर 10 ml वाले से ही लाए, तो एरर क्या होगा सुपर इम्पोज बढ़ता चला जाएगा, तो एरर क्या हो जाएगा अब एडिटिव एरर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं कि मिनिमाइजिंग ऑफ एरर क्या होता है, तो वे सभी प्रोसेस जिनके हेल्प से हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हो जाएंगे मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। आप अपने अनुसार कुछ भी मतलब जो आपको लगे कि इसकी सहायता से हम एरर को, इस जो सिस्टमेटिक एरर में एरर आ रहा था उसे हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो आ जाएगा मिनिमाइजिंग एरर। जैसे यूज कैलिब्रेटेड ग्लास ऑपरेटर्स, यूज प्रॉपर मेथड, यूज प्योर रिएजेंट, यूज कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, यूज वन टाइम रिएजेंट। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने के तरीके, क्योंकि रैंडम एरर तो आपके हाथ में है नहीं तो उसको मिनिमाइज कर नहीं सकते। ये ओवरऑल चीज़ है, एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स कितने होते हैं, एरर के सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स कितने होते हैं और इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये केवल और केवल 10 नंबर में आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें जान गए, पढ़ के चले गए, केवल शॉर्ट बना करके शॉर्ट नोट्स आप अपने लिए पढ़ लिए और जा करके वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपके 10 नंबर गेन करा के जाएंगे। और हो सके तो ये 10 नंबर में ही क्यों 2 नंबर इधर ही पूछ लेता है, इधर छोटे शॉर्ट सेक्शन में ही पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो 10 12 15 नंबर के क्वेश्चन आप तैयार रहेंगे केवल इधर से। अब बात आती है एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्यूरेसी में आपको बता दूं कि आपने आर्चरी का एक गेम देखा होगा, आर्चरी जानते हैं, अरे वो जिसे हम तीरंदाजी बोलते हैं, तो अगर जो आर्चरी वाला है उसका एरो सटीक लगता है, एक ही जगह पे बार बार जा करके एरो लगा, उसे आप बोलेंगे गुड एक्यूरेसी, मतलब नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू,
नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड गुड एक्यूरेसी। और एग्जैक्ट पे लगना, एग्जैक्ट पे ही जाकर लगना, ये हो जाएगा गुड प्रिसीजन। गुड प्रिसीजन अर्थात बार बार जो रिजल्ट आ रहा है आपका वही रिजल्ट रिपीट हो तो गुड प्रिसीजन होगा। ये हो जाएगा आपका इसे हम बोलेंगे गुड प्रिसीजन बैड एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी क्या है? नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू है। अब प्रिसीजन क्या है? आपके रिजल्ट को रिपीटिशन ही क्या है? आपके रिजल्ट का रिपीटिशन ही प्रिसीजन है। और नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू क्या है? गुड एक्यूरेसी है। इज दैट ओके? तो आज आपने क्या पढ़ा यूनिट फर्स्ट में? चलिए मैं बताता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं यूनिट फर्स्ट से और क्या क्या लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। कभी कभार ये देखा गया है कि आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो स्कोप आप पढ़ के जाइएगा, हालांकि वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता अगर इस बार पूछ ले तो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या है? आपका स्कोप कहाँ कहाँ है? फूड इंडस्ट्री में है, मेकअप इंडस्ट्री में है, मतलब वो सभी इंडस्ट्री जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए वर्क होता है QA, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का रोल होता है। फिर दूसरी चीज़ आगे कि टेक्निक ऑफ एनालिसिस 2 नंबर में पूछता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने बताया आपको क्वालिटेटिव क्या होता है, जब क्वालिटी मेजर करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और जब क्वांटिटी मेजर करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद से आपके आते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जो हमने 6 बताए थे वो आप उसको पढ़ के जाइएगा। 10 नंबर में वो क्वेश्चन पूछता है। अगर वो 10 नंबर में नहीं पूछेगा तो आपसे एरर पूछेगा, एरर नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा, अल्टरनेट करके प्रोसेस चलता रहता है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद से 2 नंबर में फिर पूछता है आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, प्रीवियस रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एरर क्या होता है। एरर आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, एरर को पढ़ के जाइए, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स कितने, एरर के सब टाइप्स कितने होते हैं, सोर्स ऑफ एरर क्या होता है। सोर्स ऑफ एरर वे सभी तरीके, सोर्स ऑफ एरर शायद हमने डिफाइन नहीं किया, तो सोर्स ऑफ एरर में वे सभी मेथड जिनसे एरर आ सकता है वो क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ एरर हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद से मिनिमाइजिंग, वे सभी तरीके जिसकी सहायता से हम एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, वो आ जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। फिर एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन 2 नंबर में पूछता है। तो 2 नंबर में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्यूरेसी नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। प्रिसीजन रिपीटिशन ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड प्रिसीजन। आई होप आप समझ गए होंगे। केवल ये यूनिट फर्स्ट का समरी था। अब इसके बेस पे आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके एरर से यानी कि यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको अटेंड कीजिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।